ओके बच्चों, शुरू करते हैं हम। और जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर 12 शुरू किया है और इस चैप्टर 12 में जो हमारा पहला लेक्चर था वो डेफिनेशन थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी हमने, पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी हमने, और उसके बाद हमने कूलम्स लॉ स्टार्ट किया। कूलम्स लॉ जो है ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये हमने कल स्टार्ट किया था। मैं इसकी डेफिनेशन जस्ट इसकी जो स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की वो पढ़ता हूँ, इसका मैथमेटिकल लिखता हूँ और उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब ये यहाँ जो वर्ड है पॉइंट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। Electric force between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. कूलम्स लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो उन दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन होती है, डिस्टेंस होती है, उसके स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो हमारे पास उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है दैट इज एफ ई इक्वल्स के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, और इस मैथमेटिकल फॉर्म से हम किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ Q1 जो है वो एक पॉइंट चार्ज है, Q2 दूसरा पॉइंट चार्ज है, R जो है ये इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान सेपरेशन है। अगर इसको डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करूं तो ये है Q1 चार्ज, पॉइंट चार्ज, और ये है Q2 पॉइंट चार्ज। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज आर। तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान Q1 Q2 के दरमियान जो फोर्स होगी फ्रैक्शन या रिपल्शन की, वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें आपने दो बातें जो है यहाँ पे मैंने करनी है, जो आपने याद रखनी है। पहली बात ये कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो म्यूचुअल होती है। जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा उतनी ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा। इसमें Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, या Q2 चार्ज बड़ा है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के मैग्नीट्यूड एक जैसे हैं, डिफरेंट है, लेकिन जो इनके दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो फोर्स जो होगी वो एक सेम होगी। जितनी फोर्स इस Q2 पे लगेगी उतनी फोर्स ही Q1 पे लगेगी। एक बात आपको ये याद रखना है, यानी कि टेस्ट के एग्जाम में भी ये बात क्वेश्चन आता है। दूसरी जो बात है वो ये कि इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, वो इन चार्जेस की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है या लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होती है उसके अलोंग लगती है। अब मैंने Q1 और Q2 को इस तरह एक दूसरे के पास रखा है, और इनको मैंने जब ज्वाइन किया है तो वो इस लाइन के जरिए ज्वाइन किया है, ये जो आप देख रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी Q1 से Q2 की तरफ और Q2 से Q1 की तरफ, वो इसी लाइन के अलोंग लगेगी। Q1 Q2 को इस तरफ रिपेल करेगा। इन फर्स्ट कर लीजिए कि दोनों पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 को इस तरफ रिपेल करेगा और Q2 जो है वो Q1 को इस तरफ रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बिटवीन them। ये दो बातें आपको याद है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं दोबारा। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ जो के है, इस के को हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, और इस के की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताया था कि ये अगरचे कि ये कांस्टेंट है, लेकिन इस के की वैल्यू चेंज होगी, डिफरेंट होगी। और वो डिफरेंट किस वजह से होगी? दो फैक्टर्स हैं उसके। नंबर एक फैक्टर है कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, आमतौर पर ऐसा ही सिस्टम यूज करते हैं। और दूसरा जो है वो है मीडियम बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है। इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है कि के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा ही ले लें, यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो ऐसा ही है, जो कि हमेशा ऑलमोस्ट यही होता है। और जो मीडियम बिटवीन चार्जेस है वो हम ले लें, मीडियम बिटवीन चार्जेस जो है वो हम ले लें फ्री स्पेस।
राइट। फ्री स्पेस मीन्स देयर इज नथिंग बिटवीन टू चार्जेस। ये है एक चार्ज ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2। इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस मीन्स देयर इज नो मैटर, नो लिक्विड, नो सॉलिड, नो गैस, कुछ नहीं। फ्री स्पेस वैक्यूम भी कह सकते हैं, देयर इज नथिंग। अगर ये सिचुएशन है, ऐसा एक सिस्टम है और मीडियम जो है चार्ज के दरमियान वो फ्री स्पेस है, तो उस केस में जो के की वैल्यू होगी वो के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये के होगा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ये इसकी डेरिवेशन हमारे नहीं है कि इसको हमने कैसे ड्राइव किया है, इस तरफ हम नहीं जाते। वैसे ये गाउस लॉ है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, उससे ये ड्राइव हो सकता है, अभी क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं है, तो फिलहाल हम इसको ऐसे लेके चलेंगे कि के जो है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है। अब के में ये जो मैंने लिखा के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो सिंबल आई है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, EPSILON। कुछ लोग इसको एप्सिलॉन पढ़ लेते हैं, कुछ एप्सिलॉन पढ़ लेते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। और ये जो इसके साथ छोटा सा जीरो लगा है, इसकी वजह से इसको हम एप्सिलॉन नॉट या समटाइम कुछ लोग इसको एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन जीरो पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो एप्सिलॉन होता है सिंपल, इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर नॉट लगा है तो इसका मतलब है कि ये फ्री स्पेस है, अदरवाइज ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। जैसे अगर इसको मैं लिखूं एप्सिलॉन, अगर मैं लिखूं एप्सिलॉन और नीचे छोटा सा लिख दूं ग्लास, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे परमिटिविटी ऑफ ग्लास। राइट। और इसी तरह अगर ये एप्सिलॉन लिखा है और इसके साथ जो है वो छोटा सा मैं लिख दूं वाटर यहाँ पे, और अगर यहाँ मैं एप्सिलॉन के साथ वाटर लिख दूं तो इट मीन्स इसको हम पढ़ेंगे परमिटिविटी ऑफ वाटर, ऐसे। इस वजह से ये एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट मीन इसको कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अब परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी जो है ये बेसिकली एक उस मीडियम का जो दो चार्जेस के दरमियान आता है उसका वो अफेक्ट होता है जिस पर वो किसी दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको कम कर देता है, उसको अफेक्ट करता है। मतलब ये हमारे पास दो चार्जेस है, ये चार्ज Q1 और ये वाला चार्ज Q2। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ्री स्पेस है वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, उसको किस हद तक कितना अफेक्ट करता है, कितना डिक्रीज करता है। तो दैट इज दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक नंबर होगा। ठीक है। जैसे एप्सिलॉन नॉट जो है, इसकी जो वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है जो आप याद रखते हैं। ये ओके। इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, उस फोर्स को, वो जो फोर्स है वो इस मीडियम की वजह से
न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को हम पुट करें के में, तो के है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें अगर पुट करें तो 4 टाइम्स 3.14 टाइम्स 8.8 वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो एक मिनट देख लो। ये हमारे पास कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म जो है ये बन गई है। और ये आप देख सकते हैं, ये कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल, और ये जो मैंने वैल्यू यूज किया 9 टाइम्स 10⁹, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के लिए होगी। अगर दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो तो फिर ये वैल्यू होगी, के की वैल्यू ये होगी। और अगर ये वैल्यू, अगर फ्री स्पेस नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये वाली जो वैल्यू है ये भी नहीं होगी, फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो किस तरह से चेंज होगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जो आपने देखना है, उसको टेबल 2.12.1 है। उसमें आप उस टेबल में देख सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज जो है वो लिखी हुई है। अच्छा जी, उसमें वो टेबल जो है, वो टेबल है रिलेटिव परमिटिविटी का। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये टर्म, ये परमिटिविटी नहीं, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसमें रिलेटिव समान। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी या उस टेबल का जो मतलब है वो ये है कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जैसा कि ग्लास है या वाटर है या कोई प्लास्टिक है या कुछ और मटेरियल है, तो हर मटेरियल का अपना एक डिफरेंट इफेक्ट है जिस पर वो किसी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को डिक्रीज करता है। तो जो आपका टेबल बना हुआ है बुक में, उस टेबल में जो वैल्यूज लिखी हैं वो एक्चुअली रिलेटिव। मिसाल के तौर पे अगर आप टेबल में देखें तो सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे तो वैक्यूम है। तो वैक्यूम जो है ये लिखा है और इसके साथ जो इसकी वैल्यू लिखी हुई है वो 1 है। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जो वैक्यूम है दैट इज 1, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 है। 1 मीन कि इस वैक्यूम का वही इफेक्ट है जो फ्री स्पेस का है। इस 1 का मतलब है 1 टाइम्स 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12, यानी वैक्यूम का 1 टाइम इफेक्ट है फ्री स्पेस पे। इस तरह अगर मैं देखूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं ग्लास देखूं तो ग्लास जो है उसका रिलेटिव परमिटिविटी है 4.8। इसका मतलब ये है कि जो ग्लास है इसका जो इफेक्ट है कि ये कितना फोर्स को कम करेगा, दैट इफेक्ट इज 4.8 टाइम्स 4.8 टाइम्स ऑफ 8.85 into 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये 4.8 क्या है, दैट 4.8 इज एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो आपके टेबल में लिखा हुआ है। उसी टेबल में अगर आप देखें तो वाटर की जो वैल्यू है, वाटर की वैल्यू लिखी हुई है 78.5। ठीक है, 78.5 जो है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, विच मीन कि जो वाटर का परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ वाटर दैट इज 78.5 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस का 78.5 है। अगर आपने वाटर का परमिटिविटी फाइंड करना है तो आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपने ग्लास का परमिटिविटी फाइंड करना है तो आप 4.8 को इससे मल्टीप्लाई कर लें। वैक्यूम का फाइंड करना है 1 को इससे मल्टीप्लाई करें हुई, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास उस मटेरियल का परमिटिविटी आ जाएगा जिस मटेरियल, जो मटेरियल दो चार्जेस के दरमियान आ रहा है। अगर हमारे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान ग्लास आ रहा है, जैसे ये ग्लास की शीट है, तो इस ग्लास की शीट का जो परमिटिविटी होगा दैट विल बी 4.8 टाइम्स 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12। इस तरह अगर दो चार्जेस के दरमियान वाटर है
तो उसका परमिटिविटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। या अगर कोई और मटेरियल है तो वो आपकी बुक में टेबल है, आप उससे देख सकते हैं। जर्मेनियम है उसका 16 है, माइका है उसका 7.5 है, पैराफिन है, और इस तरह डिफरेंट जो मटेरियल्स है वो लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसका अब एक जनरल सी फॉर्म बन रही है। मसलन हम किसी भी मटेरियल का किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो है रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी जो मीडियम की परमिटिविटी है, जो भी मीडियम दो चार्जेस के दरमियान आएगा, उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगी। जैसे कि ये देखिए एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन आर है, ये तो दोनों का प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाए, इफ आ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है तो उस वक्त जो कूलम्स लॉ है उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है एफ ई वो बन जाएगी, उस वक्त उसकी जो फॉर्म होगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हमारे पास एफ ई जो है, अगर मीडियम की जगह में ये वाली वैल्यू लिख दूं तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म आप देख सकते हैं। ये उस वक्त कूलम्स लॉ है, एफ ई डैश कह लेते हैं तो ये प्राइम कह लेते हैं, इसका मतलब है कि ये मीडियम के साथ। तो ये फॉर्म हमारे पास एफ ई प्राइम जो है ये बनी जब हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो फॉर्म है ये फ्री स्पेस के साथ है, और ये वाली जो फॉर्म है ये है जिस वक्त चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस ये जो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखा है आपको इसकी समझ आ गई कि ये किसकी जगह लिखा है, ये एप्सिलॉन मीडियम। एप्सिलॉन मीडियम जो है इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। हमें यहाँ पे अब अगर इन दोनों का मैं आपस में रिलेशन बना दूं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी विदाउट मीडियम, एक मिनट आप इसको देखें, मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ। जाना नहीं आपने इधर ही। हेलो, जी, अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं। तो हमारे पास ये है कूलम्स लॉ विद मीडियम एफ ई प्राइम विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, एफ ई प्राइम इक्वल्स, अगर मैं ये जो एप्सिलॉन आर है ये वाला जो फैक्टर है सिर्फ एप्सिलॉन आर, इसको मैं बाहर लिख लूं 1 एप्सिलॉन आर, और बाकी जो है उसको मैं लिख लूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर इसको मैं लिख लेता हूं तो ये हमारे पास एफ ई प्राइम आ जाएगा। ये सारा जो है ये है एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स विदाउट मीडियम या फ्री स्पेस और एप्सिलॉन आर। तो यहां से हम एप्सिलॉन आर जो है इसको लिख सकते हैं एफ ई ओवर एफ ई प्राइम। ये भी कुछ लोग हैं ऐसे।
हेलो, मैं देख रहा हूँ आ रहा है, आपको वीडियो आ रही है नहीं आ रही? मैं जो काफी थोड़ा आ रही है, चलिए मैं दोबारा इंटरनेट देखता हूँ, दोबारा कनेक्ट करता हूँ। अच्छा जी, कोई मेरी तरफ से तो सारी कनेक्टिविटी का कोई इशू मुझे तो नहीं लग रहा। मेरी तो इधर तो वीडियो ठीक से बन रही है और वॉइस का भी ठीक है। मैं टाइम टू टाइम चेक कर रहा हूँ कि इसका कोई इशू ना हो, लेकिन कुछ लोगों को आ रहा है तो इसका तो ना है। मेरी तरफ फुल सिग्नल है और इशू नहीं है। मेरी तरफ तो कनेक्ट है। अब मेरा ख्याल है किसी को इशू नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग इज नॉर्मल। मेरी तरफ तो ठीक है, मेरी तरफ ठीक है। उम्मीद है अब आपको भी मसला नहीं होगा। ये शायद इंटरनेट का भी जो है वो हुआ है। अच्छा, आपको आ गया। अच्छा, ये वीडियोस का क्या है इशू हो सकता है? ओके, बेटा जी इंटरनेट का अब कुछ हो तो क्या किया जा सकता है? इंटरनेट का भी इशू आ जाता है बीच में तो सारा रिदम खराब हो जाता है लेक्चर में। अच्छा, चलिए मैं इसको बात को पूरा करता हूँ। और ये हमारे पास जो है ये अब रिलेशन है एप्सिलॉन आर विच इज रिलेटिव परमिटिविटी, और ये है एफ ई ओवर एफ ई प्राइम। एफ ई जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस when there is a free space between charges, and Fe prime is the electric force between two charges when there is another medium other than free space। अब हमें पता है कि जो मीडियम है उसके साथ मीडियम के आने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमेशा कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो एफ ई प्राइम वाला फैक्टर है ये एफ ई से हमेशा जो है वो कम होगा। यानी एफ ई जो है हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स विद मीडियम। तो इसका मतलब ये है कि जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी। ये भी एक एमसीक्यू है, ये आ जाता है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कैन बी इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। तो उसमें फिर ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से ये हमें हेल्प मिलती है कि एप्सिलॉन आर और रिलेटिविटी वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये आपने याद रखना, ठीक है? ये वाली बात। अब इस टॉपिक की जो आखिरी बात है, जो इस टॉपिक की आखिरी बात है वो है इसकी जो वेक्टर फॉर्म है उसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, उसको करते हैं। तो हमारे पास है वेक्टर, हेडिंग बना लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म जो है इसकी वो हम इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q1 पॉइंट चार्ज है,
ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि Q2 है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान सेपरेशन R है। अब हम कहते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। जस्ट वन देखते, ये जो Q1 है ये Q2 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये जो Q2 है वो Q1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं F12, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे आप, F12, इसका मतलब होगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2। ये इस तरह पढ़ना है, ये एक तरीका है, ये एक रूल है, ये कन्वेंशन है कि हम इसको इस तरह से लेंगे। F12 इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2। सिमिलरली होगा हमारे पास F21, इसको हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। जो पहले आएगा उस पर लिखेंगे ऑन, फोर्स ऑन 1 ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2, F12 कहेंगे, और F21 मीन फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय 1, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय 2 है। तो इसका मतलब हम कूलम्स लॉ लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर R12। इसलिए कि हमने फर्स्ट में पढ़ा कि कोई भी वेक्टर जो है, जैसे एक वेक्टर F है, तो ये जो वेक्टर F है इसको हम लिख सकते हैं इक्वल इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर की डायरेक्शन। जैसे वेक्टर F है तो इसको हम लिख सकते हैं F इंटू F यूनिट वेक्टर, जिसका मतलब है कि वेक्टर F जो है एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड F है, उसकी डायरेक्शन। इस आइडिया पर जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि F12 that is force between point charge 1 and point charge 2 is equal its magnitude, right? Magnitude of force and direction. तो मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ से अभी हमने पढ़ा है कि कूलम्स लॉ के मुताबिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि K की वैल्यू है, Q1 Q2 ओवर R हो गया दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों के दरमियान, और R12 का मतलब है यूनिट